बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। इमरान वसीम हाज़िर खिदमत है। आज 21 जुलाई है, दिन है मंगल का और साल 2020। आज के रोज़ की हमारी तीसरी वीडियो होगी जिसमें एक अहम तरीन खबर आप नाज़रीन के साथ मैं शेयर करूंगा। चूँकि आज खबरों का फ़्लो ज़्यादा है, इसलिए मुझे ये तीसरी वीडियो बनाने की ज़रूरत पेश आई है। आज सुप्रीम कोर्ट में कोरोना वायरस अज़गुत नोटिस केस की समाअत के दौरान अदालत ने NDMA की कारकर्दगी पर तशवीश का इजहार किया है। अदालत का यह कहना था कि हुकूमत की जानिब से NDMA को सालाना अरबों खरबों का फ़ंड दिया जाता है और इंटरनेशनल डोनर से मिलने वाली इमदाद अलग से होती है, और जब NDMA से इस फंड्स के अखराजात के हवाले से सवाल पूछा जाता है तो उन सवालों के जवाब NDMA की जानिब से नहीं दिए जाते। और अदालत का यह भी कहना था जो लोग पाकिस्तान में जाली अद्वियात के कारोबार में मुलव्वस हैं उन्हें सज़ाए मौत होनी चाहिए, फांसी की सज़ा होनी चाहिए और उनके खिलाफ फौजदारी मुकदमात का इंदराज होना चाहिए। आज की अदालती कार्रवाई में अदालत ने PIA और सिविल एविएशन को ऐसे पायलट्स जिनके पास जाली लाइसेंस है उनके खिलाफ फौरी एक्शन लेने का हुक्म दिया गया है। 2 हफ्तों में रिपोर्ट तलब की गई है और सिविल एविएशन को ये भी कहा गया है कि उनके अपने मुलाजमीन जो जाली लाइसेंस के इजरा में मुलव्वस हैं उनके खिलाफ भी फौजदारी मुकदमात का इंदराज करके अदालत को रिपोर्ट पेश की जाए। इस सारी खबर की डिटेल मैं आपके साथ शेयर करूँगा। चीफ जस्टिस की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच था जिसने इस केस की समाअत की, और आज जब अदालती कार्रवाई का आगाज़ हुआ तो सबसे पहले अदालत ने NDMA का मामला उठाया। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का ये कहना था कि गुज़िश्ता समाअत पर अदालत ने कुछ सवालात पूछे थे, लेकिन जो रिपोर्ट NDMA की जानिब से जमा कराई गई है उन सवालों के जवाब नहीं दिए गए। N95 मास्क बनाने की मशीनरी जो बैरून मुल्क से इम्पोर्ट की गई थी उस हवाले से भी दस्तावेज़ात अदालत ने मांगी थी, लेकिन NDMA ने वो दस्तावेज़ात भी अदालत में जमा नहीं कराई, जिस पर NDMA के हुकाम का ये कहना था कि N95 मास्क बनाने वाली मशीनरी एक प्राइवेट फर्म की जानिब से बैरून मुल्क से ख़रीदी गई थी। NDMA का किरदार सिर्फ फैसिलिटेशन का था कि बैरून मुल्क से वो मशीनरी पाकिस्तान में आए और पाकिस्तान में N95 मास्क बनाने का काम जो है वो शुरू हो। लेकिन अदालत का ये कहना था कि हम आपसे कह रहे थे कि ये सारा मामला जो है ये सिर्फ मशीनरी का नहीं है, बल्कि असल बात इनकम टैक्स, सेल टैक्स और कस्टम ड्यूटी के जो कवानीन हैं उनकी पासदारी का भी है। आप ये बताएं कि जब ये मशीनरी पाकिस्तान पहुंची तो किस तरह से कस्टम ड्यूटी की डिटर्मिनेशन की गई। जब उस मशीनरी की जो वैल्यू थी वो ही दस्तावेज़ात में नहीं लिखी गई थी तो फिर कस्टम ड्यूटी की डिटर्मिनेशन किस तरह से की गई। अदालत ने यह भी कहा कि एक एयर विजन कंपनी है जिसे 1 करोड़ 7 लाख की कैश अदायगी की गई। इस कंपनी का इस सारे मामले से कोई ताल्लुक़ नहीं था। किस तरह से इस कंपनी को 1 करोड़ 7 लाख की अदायगी हुई। और अदालत का ये भी कहना था कि हुकूमत अरबों रुपए के फ़ंड NDMA को देती है, इंटरनेशनल डोनर से अलग से पैसा आता है NDMA के पास, लेकिन वो पैसा जो NDMA के पास आता है चाहे हुकूमत की जानिब से दिया गया हो, एक एक पैसा शफाफ अंदाज में खर्च होना चाहिए और शफाफियत नज़र भी आनी चाहिए। और चीफ जस्टिस का ये भी कहना था बल्कि मुल्क के जितने इदारे हैं सब में ये शफाफियत का तरीका अपनाया जाना चाहिए। चीफ जस्टिस का ये कहना था कि जब सवालों के जवाब NDMA की जानिब से नहीं दिए जा रहे तो क्यों ना चेयरमैन NDMA को हम तौहीन अदालत का नोटिस जारी करें और उन्हें अदालत में बुलाकर इन तमाम सवालों के जवाब उनसे अदालत में मांगें। बल्कि एक मौके पर अदालत ने यह भी कहा कि क्यों ना हम वज़ीर आज़म पाकिस्तान को ये हुक्म दें कि NDMA का जो इदारा है इसे सिरे से ही ख़त्म कर दिया जाए। जस्टिस इजाज़ुल एहसन का ये कहना था कि जब इंटरनेशनल डोनर्स NDMA को इमदाद देते हैं तो ज़ाहिर सी बात है कि वो इंटरनेशनल डोनर NDMA पर एतमाद करते हैं, लेकिन NDMA की जानिब से जो पैसा खर्च किया जाता है उसमें शफाफियत नहीं होगी तो उन इंटरनेशनल डोनर्स का NDMA पर जो एतमाद है वो शेख होगा और उससे पाकिस्तान की बदनामी भी होगी और पाकिस्तान का नुकसान भी होगा। NDMA को हर अपने काम में शफाफियत को दिखाना होगा। लेकिन जस्टिस इजाज़ुल एहसन का ये भी कहना था कि कैपेसिटी का इशू भी होगा। हर मामले में हमें NDMA आगे आगे नज़र आता है, चाहे मुल्क में सैलाब का इशू हो, चाहे टिड्डी दल का इशू हो, चाहे कोरोना की वबा हो, हमें हर जगह पर जो है वो NDMA नज़र आता है। लेकिन कैपेसिटी क्या है इस हवाले से हमें मालूम नहीं है। लेकिन NDMA का जो लीगल डिपार्टमेंट है उसकी कैपेसिटी हमारे सामने है कि जो सवाल पूछे जा रहे हैं उन सवालों के जवाब नहीं आ रहे, जिस पर अटॉर्नी जनरल आगे आए। उन्होंने ये कहा कि NDMA ने जो रिपोर्ट अदालत में जमा कराई है वो मुकम्मल नहीं है, आप ये रिपोर्ट हमें विड्रॉल करने दें और इसके बाद हम एक मुफस्सल रिपोर्ट अदालत में जमा कराएंगे, जिसकी अदालत ने इजाज़त दे दी। इसके बाद मामला उठाया गया मुल्क में अद्वियात की कीमतों में इजाफे का और अद्वियात की ज़ख़ीरा अंदोज़ी का। सबसे पहले जो ड्रैप के हुकाम थे ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी के, वो अदालत में पेश हुए। अदालत ने सबसे पहले सवाल तो ये किया कि ड्रैप की जानिब से वो अद्वियात जो गैर रजिस्टर्ड थी उन्हें इंपोर्ट करने की इजाज़त कैसे दी गई
और NDMA के ज़रिए ये अद्वियात पाकिस्तान में कैसे इंपोर्ट की गई, जिस पर ड्रैब के हुकाम का ये कहना था कि अगर एमरजेंसी की सूरत हो तो उनका कानून ये इजाज़त देता है कि ऐसी अद्वियात बैरून मुल्क से इंपोर्ट की जा सकती हैं जो पाकिस्तान में गैर रजिस्टर्ड हों। लेकिन चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का ये कहना था कि हुकूमत की जानिब से जो अद्वियात इंपोर्ट करने की एक महदूद इजाज़त दी गई थी, उसकी आड़ में नाजायज़ फ़ायदा उठाया गया और भारत से अरबों रुपए की अद्वियात मंगवाई गई और ऐसी ऐसी अद्वियात मंगवाई गई जिनका कोरोना की अद्वियात के साथ कोई ताल्लुक भी नहीं था। और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का ये भी कहना था कि ड्रैब का काम है कि मुल्क में जो जाली अद्वियात का कारोबार होता है उनके खिलाफ एक्शन लें, लेकिन यहाँ पर यह हो रहा है कि ड्रैब की नाक के नीचे जाली अद्वियात बनती हैं, ड्रैब जो है वो एक्शन नहीं लेता। हर सरकारी अस्पताल के सामने आप जाकर देखें, जितने भी मेडिकल स्टोर हैं आपको वहाँ पर जाली अद्वियात मिलेंगी और जो लोग भी इस कारोबार में मुलव्वस हैं उन्हें सजाए मौत होनी चाहिए और उन्हें सिर्फ 10,000 का जुर्माना करके छोड़ना नहीं चाहिए। ऐसे लोग चंद हफ्तों की सज़ा जो है वो जेल में काटने के बाद बाहर आ जाते हैं, इन्हें तो फांसी की सज़ा होनी चाहिए। जाली अद्वियात के हवाले से और ज़ख़ीरा अंदोज़ी के हवाले से ड्रैब से रिपोर्ट तलब की गई है और इसके बाद फिर मामला ज़ेर बहस आया वजारत सेहत का। अदालत ने यह पूछा कि ये जो मुल्क में जो जान बचाने वाली अद्वियात हैं उनकी कीमतों में इजाफा हुआ, ज़ख़ीरा अंदोज़ी कर ली गई, इस पर वजारत सेहत ने, वफाकी वजारत सेहत ने क्या एक्शन लिया। अदालत ने यह कहा कि जो रिपोर्ट वजारत सेहत ने अदालत में जमा कराई है उसमें सिर्फ ये बता दिया गया है कि वजारत सेहत की जानिब से सूबों को ख़त लिख दिए गए हैं। सूबों ने उस सारे मामले पर क्या एक्शन लिया, अद्वियात की ज़ख़ीरा अंदोज़ी के हवाले से, अद्वियात की कीमतों बढ़ने के हवाले से कुछ रिपोर्ट जो है वो सूबों की जानिब से नहीं किया गया और वजारत सेहत के जो सेक्रेटरी थे वो ये खतूत सूबों को लिखने के बाद जाकर सो गए। और चीफ जस्टिस का ये भी कहना था कि बाबुओं वाला काम नहीं चलेगा, वजारत सेहत को अमली काम करके दिखाना होगा। और सेक्रेटरी सेहत साहब तो यहाँ पर हमने देखा कि ख़त लिखा उन्होंने सूबों को और उसके बाद वो सो गए और सूबों से इस मामले पर कोई रिपोर्ट तलब नहीं की गई। तो इसी तरह से आइंदा समात पर वजारत सेहत से भी रिपोर्ट मांगी गई है कि अद्वियात की कीमतों में जो इजाफा हुआ या जो जान बचाने वाली अद्वियात हैं उनकी ज़ख़ीरा अंदोज़ी की गई, इस पर भी आइंदा समात पर रिपोर्ट पेश की जाए। इसके बाद मामला ज़ेर बहस आया पंजाब में लग्जरी गाड़ियों की ख़रीदारी का। अदालत का ये कहना था कि गुज़िश्ता समात पर पंजाब हुकूमत ने रिपोर्ट पेश की थी कि पंजाब हुकूमत की जानिब से किसी किस्म की नई गाड़ियाँ फ़रोख्त नहीं की जा रही, लेकिन नई रिपोर्ट में ये बताया गया है कि रवां साल के मालियाती बजट में 46 करोड़ रुपए नई लग्जरी गाड़ियों की ख़रीदारी के लिए मुख्तस किए गए हैं। तो पंजाब हुकूमत की जानिब से गुज़िश्ता समात पर गलत बयानी की गई, जिस पर पंजाब हुकूमत के वकील ने यह बताया कि ये सिर्फ पैसा मुख्तस किया गया है, जबकि पंजाब हुकूमत किसी हेड में भी किसी शोबे के लिए गाड़ियाँ ख़रीदना नहीं चाहती। जिस पर अदालत ने एक तो ये कहा कि ये जो 40 करोड़ रुपए मुख्तस किए हैं पंजाब हुकूमत ने गाड़ियों की ख़रीदारी के लिए, ये बिल्कुल खर्च नहीं किए जाएंगे और पंजाब हुकूमत के पास जितनी गाड़ियां हैं, लग्जरी हैं, कब ख़रीदी गई हैं, उसकी तमाम डिटेल आइंदा समात पर दी जाए। और अदालत का ये भी कहना था कि डोनर एजेंसी से भी जो कर्ज़ पंजाब हुकूमत को मिलता है उससे भी लग्जरी गाड़ियाँ ख़रीद ली जाती हैं और जो बाबू हैं, जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, वो गाड़ियाँ उसे अपने ज़ेरे इस्तेमाल रखते हैं। फिर सिंध का मामला आया इसी लग्जरी गाड़ियों के मामले पर, जिस पर सिंध के वकील का ये कहना था कि वो इस मामले पर अपनी रिपोर्ट जमा नहीं करा सके और उन्होंने अदालत से मोहलत मांगी कि रिपोर्ट जमा कराने के लिए उन्हें वक्त दिया जाए, जिस पर अदालत ने उन्हें 2 हफ्तों का वक्त दे दिया और बलूचिस्तान हुकूमत को भी इसी मामले पर रिपोर्ट जमा कराने के लिए 2 हफ्तों की मोहलत दे दी गई। अब मामला ज़ेरे बहस आया कमरा अदालत में। कराची में जो त्यारा हादसे का वाक़या पेश आया था उस पर DG सिविल एविएशन को और PIA के चीफ एग्जीक्यूटिव को तलब किया गया था। अदालत में जब इस केस की समात का आगाज़ हुआ, इस मामले पर जब समात आगे बढ़ी तो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का ये कहना था कि ये बड़ी बदकिस्मत चीज़ें पाकिस्तान में होती हैं कि पायलट्स के जाली लाइसेंस का मामला पाकिस्तान में उठाया गया और फिर ये स्कैंडल पूरी दुनिया में मशहूर हो गया। पूरी दुनिया में इस किस्म का स्कैंडल नहीं आया, लेकिन पाकिस्तान में इस किस्म का स्कैंडल सामने आया और फिर पूरी दुनिया में वो स्कैंडल मशहूर हो गया। अदालत ने सवाल किया DG सिविल एविएशन से कि आप ये बताएं कि आपके इदारे के वो तमाम लोग जो ये जाली लाइसेंस के इजरा में मुलव्वस हैं उनके खिलाफ आपने क्या एक्शन लिया। DG की जानिब से अदालत को जो फिगर दिए गए कि 2010 से लेकर 2018 तक का हमने फ्रांजिक एनालिसिस कराया, जिसके बाद 189 जो पायलट्स थे जिनके पास फेक लाइसेंस थे उनके खिलाफ एक्शन लिया और 20 के लाइसेंस मनसूख कर दिए गए। अदालत ने कैटेगोरिकली ये पूछा कि आप ये तो कह रहे हैं, लेकिन ये बताएं कि आपके अपने इदारे के मुलाजमीन जो इस लाइसेंस के इजरा में लाइसेंस जारी करने में मुलव्वस थे उनके खिलाफ आपने क्या एक्शन लिया। अगर आपने मुअत्तल कर लिया तो तब भी ये कोई एक्शन नहीं है, क्योंकि वो मुअत्तल होने के बाद पर्क्स भी लेते रहेंगे। इतना भयानक जुर्म हुआ कि कराची में त्यारा हादसा हुआ, कई लोगों के, कई ख़ानदानों के प्यारे उनसे बिछड़ गए,
लेकिन इस पर कोई एक्शन सिविल एविएशन की जानिब से नहीं लिया गया। चीफ मिनिस्टर तो पाकिस्तान का ये भी कहना था कि जो सिविल एविएशन के एयरपोर्ट्स हैं उसके ज़रिए बुराइयां पाकिस्तान में आती भी हैं और पाकिस्तान से बाहर बुराइयां जाती भी हैं। हमें सिविल एविएशन में किसी किस्म का रिफॉर्म नज़र नहीं आता। डीजी सिविल एविएशन ने यह बताया कि इस हवाले से सिविल एविएशन में रिफॉर्म का एक प्लान वज़ीर आज़म इमरान खान को पेश कर दिया गया है, जिसकी जल्द मंजूरी हासिल कर ली जाएगी। लेकिन अदालत का ये कहना था कि सिविल एविएशन का इदारा, उसके जो स्टाफ है, उसने समझौता कर रखा है और जो कंप्यूटर सिविल एविएशन के इदारे में पड़े हैं, ऑफिस में पड़े हैं, उसमें वायरस आ गया है और इस वायरस की वजह से जाली लाइसेंस जो है वो सिविल एविएशन की जानिब से जारी किए जा रहे हैं। अदालत ने यह भी कहना था कि सिविल एविएशन के जो कंप्यूटर हैं वो कंप्रोमाइज़ हो चुके हैं, सिविल एविएशन के मुलाजमीन कंप्रोमाइज़ हो चुके हैं और सिविल एविएशन के हर मुलाजमीन को उसका हिस्सा जो है वो मिलता है और जो लोग भी जाली लाइसेंस के इजरा में मुलव्वस हैं उन्हें 15 दिन में कार्रवाई करके उन्हें फारिग करें, उनके खिलाफ फौजदारी केस बनाएं और उन्हें जेलों में भेजें। इसके बाद फिर मामला आया पाकिस्तान एयरलाइन का, PIA का। उसमें जो MD हैं PIA अरशद मलिक वो पेश हुए। उन्होंने ये बताया कि सिविल एविएशन ने PIA के 15 पायलट्स के जिनके पास जाली लाइसेंस था उस पर उन्होंने कार्रवाई की और 15 में से 15 के 15 जो पायलट्स हैं उन्हें बरतरफ कर दिया है। लेकिन उन्होंने फिर ये बताया कि 15 में से 9 पायलट्स जो हैं सिंध हाई कोर्ट में चले गए और सिंध हाई कोर्ट से उन्होंने स्टे ऑर्डर हासिल कर लिया है। जब उनकी जानिब से ये बात बताई गई तो अदालत ने कुछ हाई कोर्ट्स के हवाले से आहिस्तगी से कुछ कहा, हम वो सुन ना पाए। लेकिन फिर अदालत ने यह कहा कि अगर सिंध हाई कोर्ट ने यह फैसला दिया था तो आपको हमारे पास आना चाहिए था। आपके पास तो पायलट्स को बरतरफी कर पायलट्स को ऐसे पायलट्स जिनके पास जाली लाइसेंस है बरतरफ करने का मुकम्मल अख्तियार है। जिस पर अरशद मलिक ने यह कहा कि मेरे पास सिर्फ मुअत्तल करने का अख्तियार है, कानून ने मेरे हाथ बांध रखे हैं, मैं बरतरफ नहीं कर सकता ऐसे लोग जिनके पास जाली डिग्रियां हैं, लेकिन मैं उन्हें मुअत्तल कर सकता हूं। लेकिन उन्होंने ये बताया कि 449 ऐसे मुलाजमीन हैं, 450 ऐसे PIA के मुलाजमीन हैं जिनके पास जाली डिग्रियां हैं। लेकिन उसके साथ साथ उन्होंने ये भी बताया कि 50% PIA के मुलाजमीन को निकालने का प्लान बना लिया गया है। 50% अमला PIA का ख़त्म कर दिया जाएगा, उन्हें निकाल दिया जाएगा। जो 25% ने कहा कि आप 50% तो निकालेंगे और उसके बाद आप उतने ही लोग दोबारा से भर्ती कर लेंगे। और एक बात आज अदालत ने वाज़ेह की है कि कोई भी PIA का असासा, चाहे वो रोज़ वैलेट होटल हो अमेरिका का, फ़रोख्त नहीं किया जाएगा। अदालत से बाकायदा इसकी इजाज़त जो है वो तलब की जाएगी। और जो हुक्म दिया गया उस हवाले से मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि सिविल एविएशन और DG और MD PIA को ये हुक्म दिया गया है कि पायलट्स के जाली लाइसेंस के मामले पर 15 दिन में एक्शन लेके फैसला करके रिपोर्ट जो है वो आइंदा समात पर जमा कराई जाए। 2 हफ्तों के लिए इस केस को एडजर्न किया गया है। फ़िलहाल मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफ़िज़।